कि जब हमें ऑर्थोगोनल मतलब है वेक्टर्स निकालने होते हैं ना, ऑर्थोगोनल बेसिस निकालनी होती है, तो सॉरी ऑर्थोनॉर्मल, तो आपको याद होगा कि ये ओरिजिनल मतलब है बेसिस थी। इसी 6.4 के शुरू में हमने देखा था, ग्राम स्मिथ से हमारे पास ये आ गई थी, और जब हमने इसको नॉर्मल ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और असल में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करनी है, वो ये है कि चलिए वो बाद में कर लेंगे, जब आएगा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये रहा जनाब नेक्स्ट आर्टिकल। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके जी। देखिए, आमतौर पे जो फैक्टराइजेशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने कौन कौन सी फैक्टराइजेशन पढ़ी है। आपने ये पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये भी फैक्टराइजेशन हो गई। किसकी फैक्टराइजेशन हो गई? ये पॉलिनोमियल्स डिग्री 2 की। अच्छा, फिर आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा कि अगर समथिंग लाइक 105 है, तो आप इसको इसके प्राइम फैक्टर में रिड्यूस करते थे 3, 5, 7। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन, ये हो गया अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन। आज की तारीख में हम ये पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स जो है ना, वो किस तरीके से फैक्टराइज की जा सकती है, और फिर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है जी। तो ये है टॉपिक, हाउ कैन वी फैक्टराइज सम मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। चलिए साहब, तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बता रही क्या करना है। फर्स्ट कर लें, एक जो है ना m/n मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन शर्त ये है कि उसके जो कॉलम्स होने चाहिए ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट अगर कॉलम्स हो गए ना, तो ये मेथड फेल हो जाएगा फैक्टराइजेशन का। हो सकता है और कोई दूसरा मेथड हो, लेकिन ये मेथड बुरी तरह फेल हो जाएगा अगर ए के कॉलम्स जो है वो इंडिपेंडेंट ना हुए। फॉर एग्जांपल, ये जो ए है 1 1 0 2 2 3, इसके कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है इसलिए कि ना तो पहला दूसरे का मल्टीपल है, ना दूसरा पहले का मल्टीपल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और आपको शायद ये भी नजर आ रहा होगा कि ये जो दो कॉलम्स है ना, ये वही कॉलम्स हैं जो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमने ग्राम स्मिथ लगाकर हमने फिर उनको मतलब है, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ना ही ऑर्थोगोनल है ना ही ऑर्थोनॉर्मल है। तो पहले अगर आपको याद होगा, हमने इसको ऑर्थोगोनल में चेंज किया था। वो ये था 1 1 0, पहला वेक्टर एज इट इज लेते हैं ना, और दूसरा जो बना था ना ऑर्थोगोनल के जरिए से, वो ये बना था 0 0, आई बिलीव 0 0 3 बना था। फिर हमने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये ऑर्थोनॉर्मल आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हैं। तो अब ये जो ऑर्थोनॉर्मल आ गए हैं, अब इनको यूज करते हुए हम जो है ना वो क्यू एंड आर कैलकुलेट करेंगे। सही है, क्यू एंड आर कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्म को यूज करते हुए। ए के कॉलम्स को आपने किस में चेंज कर दिया? ऑर्थोनॉर्मल में। ठीक है, अच्छा चलें साहब। तो कहते हैं कि देन ए कैन बी फैक्टर्ड एज ए टाइम्स क्यू आर। अब इसमें Q क्या है, R क्या है, वो आगे डिस्क्राइब किया गया। वेयर Q इज एन m/n मैट्रिक्स हुज कॉलम्स फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल। ये अच्छा, ये एक टाइपो भी है यहाँ पे, ये जो ऑर्थोगोनल है ना, ये बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल है।
बेसिस फॉर कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब ये काम किया ना, कौन सा काम किया, कि ये मैट्रिक्स ए, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन जहां तक हमने रीड किया है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया है ना, ये क्यू क्या है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है फॉर कॉल ए की। तो आपको ये ख्याल अब याद हो गया होगा क्लियरली कि ये ओरिजिनल ए है, ये इसका आर्थोगोनल वर्जन था, ये आर्थोनॉर्मल वर्जन है। तो अगर मैं इन कॉलम का मैट्रिक्स बनाऊं तो यही असल में हमारा क्यू होगा। जो डिस्क्रिप्शन बता रही है ना, क्यू क्या है, वो मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स आर्थोनॉर्मल बेसिस कॉल ए की फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आर जो है ना, उन्होंने आर की डिस्क्रिप्शन नहीं दी, मतलब एक क्वालिटेटिव तो दे दिया, क्वांटिटेटिव नहीं बताया, वो हम आगे देखेंगे। तो क्वालिटेटिवली आर क्या है, अपर ट्राइंगुलर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है जिसकी पॉजिटिव एंट्रीज हैं ऑन इट्स मेन डायग्राम। ठीक है। तो आर की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैसे मालूम होगा वो अब आगे आपको बताएंगे। देखिए वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने जनाब अली ऐसे लिख लिया है एक्स प्लस 2 टाइम्स समथिंग अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, तो आप समझ जाएंगे। फिर अल्फा ये होगा कि आप इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, या दोनों साइड में x प्लस 2 के इनवर्स, राइट। ओके, तो अब ये एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं हम कि आर कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है जनाब। तो मैं अब जरा इसको क्लीन अप ऑपरेशन करता हूँ। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आर्थोगोनल नहीं है, ये क्या है, आर्थोनॉर्मल है, आर्थोनॉर्मल। अच्छा जनाब, हाँ, अब क्या हो रहा है कि हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। किसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये जो हमारे पास ए दिया गया है। तो जैसे मैंने अर्ज किया ना कि सबसे पहले स्टेज में इन दो कॉलम्स का हम आर्थो गोनल वर्जन लेंगे ग्राम स्मिथ के जरिए से। फिर हम इसका आर्थो नॉर्मल वर्जन लेंगे, वो आसान होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, तो पूरों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड √2 है, तीनों नंबरों को √2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर जो है ना, ये इनका स्पैन कॉल ए होगा। सर आपको 003 कैसे मिल गया? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये मेरा ख्याल है मैं आपको 4 स्लाइड्स पीछे ले जाता हूँ। मैंने बताया था ना ये प्रॉब्लम हमने इस आर्टिकल के शुरू में किया था। सो लेट मी टेक यू देयर। आप थी उस लेक्चर में कि नहीं थी, ग्राम स्मिथ वाले में? हाँ मैं थी सर। हाँ, तो फिर तो आपको ये देखें, ये नजर आ गया है आपके पास, ये देखें नजर आ रहा है, ये 003, ये वही नजर आ रहा है। यानी x1 का नाम आपने v1 रख अच्छा दिया। सही सही, ठीक है, समझ आ गया। ग्राम स्मिथ है ना ये? जी जी जी। ठीक है जी, ओके। सो चलते हैं जनाब अपने ओरिजिनल 4 के ऊपर। ओके जी, तो हम यहाँ पर थे, हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि ये अब ये दो ही हो गए ना, ओरिजिनल कॉलम्स, आर्थो नॉर्मल वर्जन, दरमियान में आर्थोगोनल वर्जन भी आएगा। ठीक है, जो 003 मैंने बताया था और 1 1 था। अच्छा, उसके बाद ये जो स्पैन थी ना, कॉल ए इज इक्वल टू स्पैन दिस। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली स्पैन नहीं लेनी, हमने कौन सी वाली स्पैन लेनी है, ये वाली। तो ये भी जुमला सही है, लेकिन इसको ये लिखना चाहिए था। ठीक है, कि कॉल ए क्या है, स्पैन ऑफ दीज टू नॉर्मल वेक्टर्स। फिर उसमें पता है डायरेक्ट आसानी से आपका क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। सो दिस इज योर क्यू। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको ये याद करा रहा है प्रॉपर्टीज के, जो ये इस किस्म के आर्थो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो वो प्रॉपर्टीज जो है, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाए।
ओके जी। तो अब आपको याद होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया था ना कि अगर हमारे पास वहां पर हमने जो है ना यू का नाम लिया था, हमने कहा था अगर यू जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स आर्थोनॉर्मल हैं, क्या हैं, आर्थोनॉर्मल हैं, तो फिर ये वाली चीज जो है यू टी यू, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये भी हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। कहाँ गया भाई लास्ट लेक्चर, ये 6.3 में मेरा ख्याल है हमने पढ़ा था। हाँ, ये 6.3 का बिल्कुल एंड था, उसको आप देख लीजिएगा, 6.3 का बिल्कुल एंड था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अब यू कहें या क्यू कहें, असल चीज ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम आर्थोनॉर्मल हैं, तो फिर उसका ट्रांसपोज के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम एक्सप्लाइट कर रहे हैं, ये क्यू टी क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर आप सपोज कर रहे हैं ना यहाँ पे कि ए बराबर है क्यू आर, तो अब आप एक काम कीजिए कि लेफ्ट से इस अजम्पशन को ट्रू मानते हुए लेफ्ट से आप क्यू टी से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू टी से मल्टीप्लाई कर। अब ये क्यू टी और क्यू हमें पता है ये आई होता है, आई टाइम्स आर, तो आई टाइम्स आर इज इक्वल टू आर। तो हमने देखा कि आर जो है वो किसके बराबर हो गया, क्यू टी ए के बराबर हो गया। मेरा ख्याल है अब समराइज कर लें, अब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके कॉलम्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इसकी एक आर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे, ठीक है। और वो आर्थोनॉर्मल बेसिस जो है उसको अगर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो वो क्यू हो जाएगा, और आर जो है वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, क्यू टाइम्स ए, ठीक है। अच्छा, अब इसको अब एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, वो पता है कैसे लिख सकते हैं, ए को जो है ना आप इस तरीके से भी अब सर लिख मुझे सकते समझ हैं। नहीं अगर आया, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने कैसे आप क्यू टी ए इक्वल्स टू क्यू टी क्यू आर इस डिराइव किया है? हाँ कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल है मैं फिर इसको दोबारा क्लीन अप कर लूँ। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गई ना, क्यू कैसे बनेगा, और हमें काम ये करना था ना, ए इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो जब आपके पास क्यू आ गया, इसका मतलब है आधी कहानी तो हो गई ना, विनो, अब आर निकालना है। तो मैंने आपको यही बताया था ना कि आर के लिए क्या होगा कि आप ये वाला फैक्टर जो है ना यहां से रिमूव करने की कोशिश करें। लेकिन एक तरीका तो यह ना कि आप दोनों साइड में लेफ्ट से क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मसला यह है कि क्यू इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहीं पे देख लें आपका क्यू क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ना, तो क्यू इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये काम तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है ना, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि अगर कोई आर्थोनॉर्मल वेक्टर्स पर एक मैट्रिक्स होती है ना क्यू, तो उसको अगर आप क्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाता है। तो अब जब हम यहां तक पहुंच गए हैं ना कि हमने ए इज इक्वल टू क्यू आर लिखा, तो ए भी गिवन है, ठीक है, ये है हमारा, हमें क्यू भी निकाल लिया हमने, ये हमारा क्यू है। तो अब आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि ये चीज यहां से गायब हो जाए। तो उसके लिए यही होगा ना कि आप इसको क्यू टी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, क्यू टी, क्यू आर पहले से मौजूद है। अब ये क्यू टी जो आइडेंटिटी हो गया ना, ये तो मैंने आपको याद कराया ना, क्यू टी क्यू आइडेंटिटी होता है, तो ये आई आर हो गया, ये आर हो गया। ठीक है इसका समझ आ मतलब है गया। आर बराबर आ गया, हाँ आर आ गया ना बराबर, क्यू टी ए के बराबर आ गया आर। हियर वी गो। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको मेरे ख्याल है एक तरफ समझ में आएगा तो सही है, दूसरा छोड़ दें। अब हम जो है ना, ये तो फार्मूला आ गया ना, अब हम इसको फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्यू टी, ये हमारा क्यू था ना, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास ये आ गया,
ए हमारे पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आई। अभी देखें, ये नोट कर लें कि जो आर की जो प्रॉपर्टीज बताई थी ना, उसने क्या बताई थी, मेरे ख्याल है 2 प्रॉपर्टीज बताई थी। एक तो ये कि अपर डायगोनल होनी चाहिए, वो तो है, इसलिए कि डायगोनल से नीचे सब 0 है। और दूसरा क्या बताया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। तो वो भी आ गया। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि अब इसको हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, अब इसके मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज कर लें हमारे पास एक सिस्टम है ax इजिकल टू बी। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, लेकिन ये जो मेथड है ना क्यू वाला, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन होगा एक बार, वो ये होगा, सपोज करें ए इज नॉन सिंगुलर। क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है ना कि इनवर्स एग्जिस्ट करे। अच्छा, इनवर्स के लिए फिर शर्त ये होती है कि ए स्क्वायर हो, लेकिन हमारे पास जो अभी हमने चला है ना लेकर ए, वो ये था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मैं आगे बता रहा हूं ना आपको, ये इस सिस्टम पर वैलिड नहीं होगा। अगर मैं कोई बनाऊं ना सिस्टम ए एक्स इजिकल टू बी, कोई सा भी बी लेकर, तो ये वैलिड इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ ना, एरोज, यहाँ जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि ए इज नॉन सिंगुलर, जो इस केस में नहीं है। ठीक है ना, तो इस केस में तो अप्लीकेबल नहीं होगा जो मेथड डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, लेकिन देयर आर सिस्टम जिसमें कि ए क्या होता है, स्क्वायर भी होता है, और जिसमें ए के कॉलम्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो उस केस में ये थ्योरी जो मैं नीचे पेश कर रहा हूँ ये काम आएगी ना। ठीक है, तो ए एक्स इजिकल टू बी, एक तरीका तो सिंपल है, आप कहेंगे सर इसको तुम्हें आता है सॉल्व करना, मुझे पता है आता है। आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रखेंगे, ए बी, रो ऑपरेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। या आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट से, तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो मसला पता सिर्फ इतना है कि यस, हमें पता है कि इसका एक मेथड जो है वो रो ऑपरेशन से है, दूसरा इनवर्स है, लेकिन हम मेथड मजीद इसलिए डिस्कवर करते हैं कि जो जो ये मेथड है, जाहिर है इनवर्स निकालना भी बड़ा मतलब है कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर भी तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मेथड है जिसमें थोड़ा रिलैक्स हो, कैलकुलेशंस कम हो, इसीलिए हम ये तीसरा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो अभी ए लिया है ना हमने 121203, ये उस पर नहीं चलेगा, इसलिए कि जो मेथड डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो क्यू आर यूज कर रहा है, वो कब यूज होगा, जब ए इज नॉन सिंगुलर एंड देयरफॉर ए मस्ट बी स्क्वायर। ओके जी, तो फर्ज कर लें ए जो है वो स्क्वायर भी है और उसके इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी हैं, उसका क्यू आर फैक्टराइजेशन भी बन गया है, तो हमने ए आर की जगह क्यू आर लिख दिया। फिर हमने जो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम Q2 से मल्टीप्लाई करें तो एक ख़ास चीज़ होगी QT B। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ आइडेंटिटी हो गई, इसका मतलब है RX बराबर आ गया QTB के। अच्छा, अब ये जो RX है ना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसलिए कि याद रखें R जो है ना वो इस किस्म का होगा, 3x3, एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, इस किस्म का होगा 1 2 4 0 0 0 1 3 5। ये नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर हमेशा 0 होंगे, इसलिए कि आर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपर डायगोनल होता है, लोअर 0 होता है, और ये नंबर भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस सिस्टम को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। आर एक्स इज इक्वल टू समथिंग, पता क्यों आसान है, देखें गौर से देखें, यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 x2 x3, इसमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहें तो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, इसको 1 करना है और ऊपर सब 0 करना है, फिर इसको ऊपर। लेकिन अगर आप ऑपरेशन ना करें तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे ना, दिस दिस दिस, तो सबसे पहले आखिरी इक्वेशन देखें। आखिरी इक्वेशन ये कह रही है कि 4x3 इज इक्वल टू दिस नंबर, समझ गए ना, 4x3 इज इक्वल टू दिस नंबर, तो आपके पास x3 आ जाएगा।
फिर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, इसमें x2 और x3 इन्वॉल्व होंगे, तो x3 की वैल्यू डालेंगे, x2 आ जाएगा। फिर आप ये वाली इक्वेशन, तो ये मतलब है इसका बेनिफिट है, ठीक है, जो कि इस केस में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा a जो है वो स्क्वायर नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं जनाब, अब एक आध सवाल ऐसा करते हैं ना जो कि वाकई इस मेथड से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, ओके, अच्छा जी, मेरे ख्याल है हमें यहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए कि जगह नहीं है, ठीक है। क्या करना है, हमें एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, ओके, ये स्पेस आ गई मेरे पास, काफी ज्यादा आ गई, ठीक है। ओके, हियर वी गो, लेट्स से कि हमने ये वाला, मैं जरा इसको क्विकली करूंगा ताकि मतलब कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि हम और कोई काम कर सकते हैं। हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है, सॉल्व ax इज इक्वल टू b, जो कि a जो है वो इसके बराबर है 1 1 1 -1 1 0 1 -1 1, ये a है और ये हमारा b है 1 1 2। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कोई से भी दो जो है ना एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं भी है ना, तो आपको आगे पता चल जाएगा, जब आप ग्राम श्मिट करोगे ना, ग्राम श्मिट में आपको याद है ना, आप कभी इससे डिवाइड कर रहे होते हैं v1 डॉट v1 से, कहीं आप v2 डॉट v2 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर ये नंबर कहीं जीरो आ जाए ना, तो आप समझ लें कि ए के जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इतनी ज्यादा मतलब जोर देने की जरूरत नहीं होती शुरू में, मतलब टाइम जाया करने की, बस ग्राम श्मिट लगाएं, अगर सारे नॉन जीरो हो गए ये वाले नंबर, तो फिर ये इंडिपेंडेंट भी हैं और इसका वो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल वर्जन आ जाएगा, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको याद है ना, v1 हम किसको कहते हैं, पहले वेक्टर को कहते हैं 1 1 1, जो दूसरा वेक्टर आता है v2 वो ये होता है x2, इसको मैं x1 का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं x2 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं x3 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। और ये जो v1 है ना, x1 ही का दूसरा नाम होता है v1, और v2 जो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस v1 डॉट v1 v1 डॉट v1, और ऊपर आएगा x2 डॉट v1। ये आपको ग्राम श्मिट का वो भी हो रहा है, क्या रिवीजन हो रहा है v1। अच्छा, इस केस में अगर आप गौर करें ना, ये जो x2 डॉट v1 है, ये रहा x2 क्या है, -1 1 0 माइनस दिस v1 दिस v1 डॉट v1। ये जो x2 डॉट v1 है ना, आप जरा गौर से देखिए, ये है ना हमारा, ये v1 है, ये हमारा x2 है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर देखें, ये 1 -1 -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि नीचे वाला नहीं 0 होना चाहिए, ऊपर वाला, मतलब ये भले 0 हो सकता है, ये नॉन जीरो होने चाहिए, अगर डायगोनलाइजेशन, अगर वो ऑर्थोगोनैलिटी पॉसिबल। इसका मतलब है ये चीज जो है ना हमारे पास -1 1 0 है। अच्छा, ये वैसे भी एक्सपेक्टेड है, देखें हम यहाँ से क्या कोशिश करते हैं, x1 x2 x3 से हम कोशिश करते हैं कि v1 आ जाए, v2 आ जाए, v3 आ जाए, जबकि ये v1 v2 v3 क्या होते हैं, ऑर्थो गोनल होते हैं टू ईच अदर। लेकिन अगर आप गौर करें शुरू में, तो ये दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो हम चाहते तो हम ये v2 स्टेप बाईपास कर सकते थे ना, इसलिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना, x1 x2 का, तो पहले को आप v1 कह लेते
और V2 को आप क्या कह लेते हैं x2, वो भी तो यही आया ना इस फार्मूले से लगाने से, V2 = x2, इसलिए कि ये वाली चीज क्या हो गई है, 0 हो गई। तो ये हमेशा नहीं होता, यहाँ पर चूंकि दो वेक्टर जो शुरू के थे वो परपेंडिकुलर थे, लिहाजा हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे, ग्राम श्मिट करेंगे, तो भी यही आएगा कि V2 is the same as x2। ठीक है, V1 आ गया, V2 आ गया, उसके बाद हम V3 कैलकुलेट कर लेते हैं। V3 अगर आपको याद है, मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूं और इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर लिखूंगा फिर, x3 माइनस क्या होता था भाई, V1 डॉट V1, ठीक है, और इधर आ जाएगा x3 डॉट V1 और फिर आएगा माइनस V2 डॉट V2, यहाँ पे V2 और यहाँ पे आ जाएगा x3 डॉट V2। ठीक है जी, तो ये आप सारी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल सी वे आपका जो x3 है वो इसके बराबर आएगा, -1/3 -1/3 2/3। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर कभी कंस्ट्रक्शन में फ्रैक्शन आ जाए ऑर्थोगोनल में, तो आप उस फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं, तो ये हम इसको इसके बराबर ले लेंगे, -1 and 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट। अब हमारा ये आ गया V1 और ये रहा हमारा V2, ये रहा हमारा V3। अब हम V1 V2 V3 से, ये ऑर्थोगोनल है ना, हमें तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी पे जाना है ना, तो अब हम ऑर्थो नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं। ऑर्थो नॉर्मेलिटी का मतलब ये होगा कि U1 जो है ना वो V1 का नॉर्मलाइज्ड वर्जन होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइड किया। अब आप कहेंगे सर कि अभी तो आपने मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में 3 था उसको आपने रिमूव किया था, तो भाई वो तो हम ऑर्थोगोनल की मतलब है फिजिबिलिटी, तो यहाँ पर ये आएगा तो U1 इज दिस। अच्छा जी, U2 क्या हो जाएगा, ये वाला जो वेक्टर है V1 V2, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√2 एंड 0। और इसी तरीके से आपके पास ये जो तीसरा वेक्टर है ये हो जाएगा √6 से डिवाइड होगा, तो U3 जो है वो हमारा -1/√6 another -1/√6 and then 2/√6। ठीक है जी, ये हमारा हो गया U3। ओके, जब U1 U2 U3 आ गया तो अब आप QT लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? QT क्या होगा? सिंपल है ना, अब मैं इसमें लिखूंगा नहीं, ये वेक्टर आ जाएगा पहला, फिर ये दूसरा आ जाएगा, फिर ये तीसरा आ जाएगा, तो ये 3 वेक्टर हम क्या बनाएंगे ये, ठीक है। क्यू बनाएंगे तो आप इसका ट्रांसपोज, वो QT के पास आ गया तो QT भी QT की मैं पहली, बाकी आप लिख लीजिएगा QT की। अच्छा, ये मैंने ये रॉन्ग बताया नहीं है, 1/3 1/3 होगा, तो 0 होगी ना, QT 1√3 होगी, B1 दूसरा नंबर √3 होगा, नंबर B1 ठीक है, बाकी आप लिख लीजिए। R का फार्मूला भी पता है, QTA और आपका QT मौजूद है, आपका A मौजूद है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आप वेरीफाई भी सर करें। मुझे
एक चीज समझ नहीं आ रही, ये बोलो। ये U1, U2 और U3 आपने कैसे निकाला है? मेरे ख्याल है आपने शायद लेक्चर ये रिवाइज नहीं किया, ये जो पिछला था। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, ये जो नंबर आए हैं ना, ये जो वेक्टर आए हैं, ये तो आप समझ गए ना, ये कैसे आए हैं, ये कैसे आए हैं, या ये भी नहीं समझे आप? कौन से वेक्टर्स? ये वाले जी जो जी, मैं ये V1, V2, V3 तो मुझे पता है कैसे आ कैसे आए हैं, ग्राम स्मिथ से आए हैं ना। गए। सही है, तो अब ऐसा करो ना, V1 का हाँ ये ऑर्थोगोनल कहलाते हैं ना, तो अगर हम इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, इस क्या है V1 का मैग्नीट्यूड? √3 है ना। जी। तो इन सबको अगर हम √3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला वेक्टर बनेगा ना, ये 1/√3, 1/√3। तो आर्थोगोनल से जब आप आर्थोनॉर्मल जाते हैं ना, तो वो ये होता है, मैं एक फार्मूला जी, लिख देता हूँ। U1 जो है वो इसके बराबर होता है तो U2 को फिर एक मिनट मेरे में सॉरी, लिख U2 देना। को V2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना हाँ है। बिल्कुल सही है, अब आप सही कर रही हैं। ये देखें, ये मैंने लिख दिया ठीक है U1 का सर। फार्मूला। अब ये फिर अब U2 भी ऐसी करेंगी और U3 भी ऐसी करेंगी। ये कहलाता है आर्थो नॉर्मलाइजेशन। ग्राम स्मिथ आपको ऑर्थोगोनलाइजेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है। और ये सिंपल स्टेप आर्थो नॉर्मलाइजेशन। तो R बराबर जो आएगा ना, वो मैंने कहा था ना मैं लिखूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ, राइट। ये हो जाएगा 3/√3। इसका मैं पहला कॉलम लिख रहा हूँ, 0 0। इसका जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा 0, 2/√2 एंड अनदर 0 नीचे। और इसका जो तीसरा कॉलम होगा वो 1/√3। पहला नंबर 1/√3 होगा, दूसरा नंबर होगा -2/√2, और जो तीसरा नंबर होगा जनाब वो होगा 2/√6। ठीक है, ये आ गया R। अच्छा, अब जो फाइनल टच होता है, फाइनल टच ये होता है कि आपने ये वाला सिस्टम जो है ना, कहाँ लिखा जाए, ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे। अब फाइनल टच ये होता है कि आपको ये वाला सिस्टम सॉल्व करना होता है। Rx इज इक्वल टू QTB। QTB, ठीक है। QT जो है वो ये आ रहा है ना, ये रहा QT, ये आपका B है, ऊपर लिखा हुआ है 112। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, QTB, तो आपको ये पास ये चीज आ जाएगी। और फिर ये लेफ्ट में Rx है, तो इसका जो आप सिस्टम, इसको आपको जब आप सिस्टम लिखेंगी ना, तो ये अपर डायगोनल हो जाएगा। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। एक नीचे से x3 की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि फिर x2 आ जाएगा, फिर x1 आ जाएगा। तो इसको जरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, जब आप इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे तो आपके पास आंसर जो है B1 आएगा, x2 B1 आएगा, और x3 B1 आएगा, ठीक है जी। ऑलराइट, चलते हैं जनाब, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम 6.5 की तरफ जा रहे हैं। ये 6.4 जो है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स गो टू हैव 6.5। सर हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। चलें जी, तो अब हम 6.5 की तरफ जा रहे हैं। जी बोलो। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, ये जो हम नॉर्मली सिस्टम सॉल्व करते हैं Ax इज इक्वल टू B, वो इसी असम्पशन में सॉल्व करते हैं कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं नहीं, मैंने आपको अर्ज किया था ना कि एक मिनट में बताता हूँ, जरा उसको मैं डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि ये जो सिस्टम है ना, Ax इज इक्वल टू B,
पहली तो बात तो ये है कि अगर ए जो है वो m/n है तो ये मेथड काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना? ये जो मेथड ही बताया इससे किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो जो मेथड अभी हमने बताया था ना आर की मदद से और क्यू की मदद से, वो वर्क ही नहीं करेगा। अच्छा, विल नॉट वर्क दैट मेथड। और अगर ये n/n है लेकिन डिपेंडेंसी है कॉलम्स में तो भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर n/n है और कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर तीनों मेथड काम करेंगे। तीनों मेथड से क्या मतलब कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, रो ऑपरेशन कर लें तो भी आ जाएगा, या आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स निकाल कर तो भी आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी है ना तो फिर आप इसको एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप इस सिस्टम के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं कि Rx इज इक्वल टू QTB। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वेराइटीज होती हैं तो वो मेथड इस्तेमाल करने चाहिए ना जो ज्यादा एफिशिएंट हो, क्विकली आंसर दे। तो जवाब यही है कि ये वाला आंसर जो है, ये वाला मेथड जो है ये सबसे जल्दी आंसर देगा और ये स्टेबल भी होगा। असल में स्टेबल एक टर्म है जिसको हम कंप्यूटर की ज़बान में ये कहते हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर में हल करें ना तो नॉर्मली राउंड ऑफ एरर्स बहुत आते हैं इन दोनों मेथड में, इनवर्स निकालने में भी और रो ऑपरेशन में भी। लेकिन इस मेथड में राउंड ऑफ एरर्स के होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप समझ गए ना क्या आइडिया है? ठीक है, वी हैव वेराइटीज और हम तीन अगर हमारे पास तरीके हैं। पहले तो मैंने बताया ना जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्क करे, तो इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है इस आखिरी मेथड के लिए। आप ही बता दें क्या कंडीशन होती है ए के ऊपर जब ये मेथड काम करेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जी, नॉन सिंगुलर। और उसमें फिर दोनों ही चीजें आ जाती हैं कि नॉन सिंगुलर अगर है तो फिर स्क्वायर होना पहले लाजमी है ना, ठीक है, फिर ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑलराइट, तो अब जरा चलते हैं जो कि मेन थीम है इस चैप्टर का, लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? ओके जी, तो ये थोड़ा सा जरा रिवीजन है। रिवीजन ये है कि ये वही कहानी है जो शुरू हुई थी कि अगर ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन नहीं हो तो क्या करेंगे। देखिए, अगर ax b का सोल्यूशन है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, सॉल्व इट। अभी मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, सॉल्व इट एंड डन। लेकिन अगर ये मतलब है कि सोल्यूशन नहीं है तो फिर मैथमेटिशियन ये कोशिश करते हैं कि यार चलो ठीक है सोल्यूशन तो नहीं है, कैन वी हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ax इज इक्वल टू b हैड, और जो बी हैड है वो बी से क्लोज हो इन सम सेंस, तो हम बजाय इसको सॉल्व करने के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारे पास आएगा वो ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्ट को तो छोड़ें, इसका तो सोल्यूशन ही नहीं था ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो आपके पास सिस्टम आता है ना ये काफी मतलब एक कैलकुलेशन के बाद आता है, तो हो सकता है उस कैलकुलेशन में राउंड ऑफ एरर की वजह से कुछ इस किस्म की बात आ गई हो। तो फिर हम कहते हैं कि यार ओरिजिनली तो हमारा जो मॉडल था उसका तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ आना चाहिए था। तो फिर हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। और ये आपको याद है बी हेड जो है वो ये वाला ही हम जो है ना एक्स हेड निकाल लें तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं थ्योरी। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या है, फाइंड एक्स हेड सच दैट ए एक्स हेड इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू बी। पिक्चर में ये भी नहीं था, सॉरी, ये भी नहीं था, बी असल में ये है, ये भी है।
ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, किसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ax इज इक्वल टू बी को, लेकिन वो तो इसलिए नहीं सॉल्व होगा कि इसके लिए जरूरी होता है कॉल स्पेस तो ये रही, बी तो नाराज है, ऊपर की तरफ है, तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर हमने ये कहा कि हम इसका क्लोजेस्ट वर्जन लेते हैं। क्लोजेस्ट वर्जन ये होता है कि आपने यहाँ पर कोई बी तलाश करना है ना, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये बी हेड है। लेकिन बी हेड में ये खास बात है कि ये डिस्टेंस जो है ना बी का बी हेड से ये सबसे कम है व्हेन यू कंपेयर ऑल दोज डिस्टेंसेस। तो उसको उन्होंने इसी अंदाज में लिखा गया है कि जो बी हेड है ना उसकी प्रॉपर्टी ये है कि देखें, एक बात और भी सुने आप अगर इस वेक्टर की नाम लें ना, ये जो परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने बहुत दफा जी कहा है। क्या वेक्टर का है? जी का है। लेकिन आज की केस में ये वेक्टर जो है ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी हेड प्लस जी इज इक्वल टू क्या है, बी के बराबर है। तो जी जो है वो क्या हो गया, बी माइनस बी हेड के बराबर हो गया। तो जी को हम बी माइनस बी हेड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा क्या हो रहा है। अब हमने कहा कि ये जो सारी डिस्टेंसेस है ना, ये सब के सब जो है ना इस डिस्टेंस से बड़े होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपको पता है कि ये किसके बराबर है, मतलब इसका वेक्टर क्या है, बी माइनस बी हेड है ना। तो बी हेड की जगह अगर मैं ए एक्स हेड लिख दूं तो ये हो जाएगा ना बी माइनस ए एक्स हेड। तो ये देखें, ये डिस्टेंस आ गया, ये वही डिस्टेंस है, ये असल में z का नॉर्म है। अच्छा, अब ये वाले जो सारे डिस्टेंसेस हैं ये क्या है, ये कोई और अगर आप b उठाते हैं जो इसी के अंदर है, तो ये वाले जो सारे डिस्टेंस हो गए ना वो ये हो जाएंगे b माइनस ए एक्स। ठीक है। तो लिहाजा हम जो भी एक्स हेड निकालेंगे ना वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं, मैं याद है पिछले आर्टिकल में। ये सिर्फ क्या है, ये सारी पुरानी चीजों को समराइज कर रहा है। ठीक है। ये सारी चीजों को क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। ओके। ओके जी, ऑलराइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा लेकर आगे मतलब है लेकर चलते हैं। ओके जी। ये तो हमने देख लिया है ना। अभी हम जा रहे हैं दूसरे की तरफ। ओके। ये वही पिक्चर बार बार आ रही है। देखें, याद है ना, मैंने पिछली दफा इसने ये z का मतलब z इस्तेमाल नहीं किया था, जो हमें पता है ये वाला z है, इसको उसने यहाँ शो कर दिया। बात तो एक ही है ना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो बेसिकली दोनों एवेंचुअली सेम ही चीज है, राइट है। ठीक है। ये वही चीज आ गई, ये बी हेड आ गया और ये आ गया। ठीक है। और ये चीज भी है, बी हेड इज द पॉइंट इन W विच इज कॉल ए है क्लोजेस्ट टू बी। ठीक है, यानी वही बात आ गई ना, ये हमारा क्या था, बी था, ये हमारा बी हेड है। तो ये जो सारी चॉइसेस थी ना बी की, B1 B2, इतनी सारी चॉइसेस में ये बेस्ट इस सेंस में है कि ये डिस्टेंस इन तमाम डिस्टेंस के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे इसने एक काम और किया है। नीचे इसने ये काम किया है कि ये जो आपके पास था ना, अभी थोड़ी देर पहले z लिखा हुआ था, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ना कि z जो है वो इसके बराबर होता है, किसके, b माइनस ए एक्स हेड के। ये यही एरर होता है ना, इसलिए कि आप इस सिस्टम सॉल्व करने के बजाय ax इज इक्वल टू बी के बजाय आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं।
ax हैड इज इक्वल टू b हैड, ठीक है। तो यही तो असल में एरर होता है। b is in call a, x hat is a vector in Rn such that b hat is equal to x n। ये वही चीज है, मतलब है कि ये जो चीज है ना ax, ये असल में b hat का ही दूसरा नाम है ना, बल्कि कहने का मतलब है कि पहले तो b hat ही आया है, a गिवन था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर x hat आ जाएगा ना। तो ये सारी पुरानी चीजें बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कैच है ना, वो कैच ये है कि बी हैड कैसे निकाला जाए, राइट। तो बी हैड के लिए देयर आर मेनी वेज, ठीक है। तो वो हम उसको अब दोबारा डिस्कस करते हैं। मसला फिर सिर्फ इतना ही है कि हमें बी हैड का तरीके आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बगैर बी हैड निकाले एक्स हैड निकालें, इसलिए कि बी हैड इज नॉट दी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्स हैड निकाला जाए। तो अगर बी हैड निकाल कर एक्स हैड निकाल रहे हैं तो भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, लेकिन अगर डायरेक्ट आप निकाल रहे हैं तो भी आपको आना चाहिए विदाउट बी हैड। तो अब हम वही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको निकालना चाह रहे हैं, किसको, एक्स हैड को। तो उसके लिए इसी पिक्चर को अगर आप देखें, ये हो रहा है ना कि ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है b माइनस ए एक्स नॉट, ये कॉल ए के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये तो डेफिनेशन है। ये जो z है ये कॉल ए पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है b माइनस एक्स एन नॉट, कॉल ए में अगर 4-5 वेक्टर्स इसकी बेसिस हैं, तो ये चीज पहले के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होगा, और आखिर वाले पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप विजुअलाइज करें कि मेरा ए जो है वो इसके बराबर है, पहला कॉलम है इसका A1, दूसरा कॉलम है A2 एंड सो ऑन। तो आप इस कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे कि A1 डॉट B माइनस ए एक्स हैड 0 होगा, B एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए कि ये वेक्टर जो है ना कॉल ए पर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं दूसरा उठाऊं, वो भी b माइनस ए एक्स हैड पर परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर सारे यहाँ खड़े हुए हैं ना, एक वेक्टर ये है A1, दूसरा वेक्टर इधर है A2, ये सब कॉल ए के अंदर है ना, इसलिए कि कॉल ए ही तो इनसे जनरेट हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना इक्वल टू क्या होंगी, 0 होंगी। अब हम एक काम भी तो कर सकते हैं ना कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं A1, A2, A3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसकी एक और डेफिनेशन भी तो है कि बजाय डॉट प्रोडक्ट के आप A1 कॉलम को जो है ना वो बजाय कॉलम के रो में चेंज करके एक मैट्रिक्स बना लें, और फिर इसको आप इस मैट्रिक्स से डिवाइड कर दें, b मल्टीप्लाई कर दें, b माइनस ए एक्स हैड इज इक्वल टू 0। देखें ये बिल्कुल वैसे ही मैं कई दफा बता चुका हूँ। फर्ज कर लें आपके पास दो वेक्टर्स हैं 1, 2 और 3, 7, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ये हो गया ना 3 प्लस 14 इज 17। लेकिन इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जो आपने 3, 7 लिखा हुआ है ना, इसकी आप एक मैट्रिक्स बना दें जो कि ट्रांसपोज होगी, इसको आप एज इट इज रखें, अब भी अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो 17 ही आएगा। तो अब हम यही काम करेंगे कि ये वाली जो चीजें हैं ना इनको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यही चीज जो है मैं आपको अगले पेज पे नजर आएगी, ठीक है जी। दिस यू विल सी इन द नेक्स्ट पेज। ओके, राइट। तो ये मैं आपको लास्ट पेज पे समझा चुका हूँ कि ये क्यों आया है, राइट। इसलिए आया है कि ये जो जेंटलमैन है ना b माइनस ए एक्स नॉट, ये
ऑर्थोगोनल है, यानी ये WT का ऑर्थोगोनल वर्जन है, यानी ये चीज इस WT के हर वेक्टर पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हमने इसको जो हमने सेपरेट लिखा है ना, इन सब को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये वाला जो मल्टीपल 0 के बराबर है ये यहाँ से आ जाएगा, ये चीज इसके साथ मल्टीपल होकर 0 ये यहाँ से आ जाएगी, और ये इसके साथ होकर 0 ये यहाँ से आ जाएगी। अब ये वाली चीज जो है वो ट्रांसपोज बन गई, यहाँ से आपने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ आ गया, यहाँ से एक्सपेंड किया तो यहाँ आ गया। अब जरा गौर से देखिए जनाब, AX इजिकल टू B, ये इनकंसिस्टेंट है। हमने कहा कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वेयर B हेड इज द प्रोजेक्शन, लेकिन इसके लिए हमें B हेड निकालना पड़ा, लेकिन यही एक सकता है जिसमें कहीं B हेड का नाम नहीं है, सारा डेटा ओरिजिनल है। देखें, B जो ओरिजिनल है ना, A जो है वो ओरिजिनल है, तो सारा डेटा ओरिजिनल है। तो इस मेथड से फायदा ये होता है कि विदाउट B हेड यू कैन कैलकुलेट X हेड, और इसी को कहा जाता है नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये थ्योरम 13 जो है ना, इस सारी चीज को समराइज कर रही है। द सेट ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर भी इसने जो बताया है ना कि ये जो सिस्टम होता है ना, हमने लास्ट टाइम देखा भी था, ये जो नया सिस्टम आता है ना, ये कह लें आप या ये कह लें, ये कंसिस्टेंट तो होता है हमेशा, लेकिन गारंटी नहीं होती यूनिकनेस। तो हमें यूनिकनेस चाहिए भी नहीं थी। हमने कभी नहीं कहा था कि साहब ये सिस्टम अगर सोल्यूशन नहीं रखता तो एक नया सिस्टम होना चाहिए जिसका यूनिक सोल्यूशन हो। नहीं, हमने कहा था कि जिसका सोल्यूशन हो। तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ऑल सोल्यूशन। असल बात यह कि सोल्यूशन है। ओके, तो अब एक काम करते हैं जनाब, कम से कम एक प्रॉब्लम तो ड्यू है ना, जो कि इस नए मेथड से आपको आंसर दे दे। तो उसके लिए अगर मैं आपको याद कराऊं, एक सवाल ऐसा लेता हूं जो हमने पहले भी हल किया था, लेकिन उसमें फायदा क्या था, पहले हमने किया था थ्रू B हेड, आज हम B हेड के थ्रू नहीं करेंगे। तो मैं आपको वो, अगर आपको याद हो ना, वो सवाल जो आया था, मेरा ख्याल है 6.1, इसी का पहला जो आर्टिकल था ना, ये कहानी तो वहीं से शुरू हुई है ना। तो मैं आपको वो जरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि हमने पहले कैसे किया था। आज हम उस पर एक नए तरीके से करके दिखाएंगे आपको। जी ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना वो ये था, AX इक्वल टू B, जो कि इसके बराबर था। A जो था वो हमारा 1224 था, और B जो था ना वो हमारा 32 था। ये सिस्टम जो था ना वो इनकंसिस्टेंट निकल आया था। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, नजर आ रहा है, इसलिए कि ये जो 32 है ना, ये इसके स्पैन में नहीं आ रहा। तो हमने, ये मैं कर चुका हूँ, 6.1 का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो हमने वहां पे B हेड निकाला था, और वो B हेड जो था वो ये आया था 1.4 एंड 2.8। ठीक है, तो फिर हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया था, B हेड वाला, जो कि इसके बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 1 2 2 4 1.4 2.8। तो एक ऑपरेशन करने के बाद हम यहाँ पहुंच गए थे 1 2 1.4 0 0 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया था ना, वो जनाब अली क्या आ गया था? वो ये आ गया था, x1 हेड प्लस 2x2 हेड इज इक्वल टू 1.4, और ये जो x2 हेड था ये क्या चला गया था?
फ्री वेरिएबल चला गया था। तो फिर अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके 2 सोल्यूशन भी बताए थे। कौन कौन से थे? अगर हम x2 को 0 ले लें तो x1 क्या आ जाएगा 1.4, और अगर हम x1 को 0 ले लें तो हमारा x2 जो है वो 0.7, और बहुत सारे आ गए। तो ये याद आ गया ना आपको, ये काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी को जो है ना विदाउट बी हेड निकाले करेंगे, राइट। सो विदाउट बी हेड निकालने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। सही है, तो ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना आप AT और A ये कैलकुलेट करोगे ना, तो कर लेते हैं यार। ATA में क्या मसला है, बहुत आसान है। ATA इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 2 2 4, A एज इट इज रहेगा 1 2 2 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 5 10 10 20। ठीक है जी, और चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ATB जो है वो 1 2 2 4, B जो है वो 3 2 है। इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 7 और ये 14 आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला जो सिस्टम है ना, ये इसमें चेंज हो गया है। ATX की वैल्यू रख दें, क्या आ गई 5 10 10 20, और x हेड आ गया आपके पास, x1 हेड x2 हेड इक्वल टू ATB जो है वो 7 14 है। अब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए, 5 10 7 10 20 14। ठीक है, इसमें आप एक ऑपरेशन तो ये करेंगे, पहली रो का ट्वाइस दूसरे में ऐड कर दें, 5 10 7। जब आप ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 1 2 1.4, नीचे 0 0 0। तो आपने देखा कि ये चीज और ये चीज नोट किया आपने, बिल्कुल सेम है। जाहिर है सेम आएगी, इसलिए कि दो मेथड है ना डिफरेंट, लेकिन एक्स हेड तो दोनों का सेम है ना। तो यहां से भी वही कंक्लूजन आएगा जो ये रहा, x1 हेड प्लस 2x2 हेड इज इक्वल टू 1.4, और ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको मतलब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी यहां से हमारा पहले नहीं लिखा था, चलो मैं अब लिख देता हूँ, x1 हेड प्लस 2x2 हेड इज इक्वल टू 1.4। तो अगर मैं अपने x हेड को ये कहूँ कि साहब ये बराबर है इसके x1 हेड x2 हेड, तो इसमें जब मैं x2 हेड को तो ऐसे ही रखूंगा ना मैं, इसलिए कि x2 हेड फ्री है। x1 क्या आ जाएगा 1.4 माइनस 2x2 हेड। ठीक है, उसके बाद आपको याद है ना, इसमें फिर आपको इसको एक और भी अंदाज से लिख सकते हैं, तो वो अंदाज ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो अंदाज ये होगा कि x हेड जो है कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन अलग कर लें, ये है कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन 1.4 एंड 0। ठीक है जी, और फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है x2 हेड, और इसके साथ क्या आएगा -2 एंड 1, -2 एंड 1, और x2 हेड क्या है फ्री, इज फ्री। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सेकंड मेथड है विच इज वेरी यूजफुल। इसमें क्या खास बात थी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो राइट साइड पे मेथड है ना, उस पे हमें बी हेड निकालना पड़ा था। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड में हमें बी हेड नहीं निकालना पड़ा, हमने डायरेक्ट सिस्टम को सॉल्व कर लिया। ओके जी, ऑलराइट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है, ये आपके नोट्स में नहीं है, मैंने इसलिए किया है कि हमें एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे थ्रू बी हेड।
तो हमने कहा बेहतर है कि उसी को अब हम इस मेथड से सॉल्व करें। किस मेथड से? AX हैड इज इक्वल टू ATB। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने अगले पेज पे एक सवाल दिया है वो नया है। पहली बात तो वो नया है, दूसरी बात ये है कि जो ये मेथड अब आपको जो आप अगले सवाल पे देखेंगे ना, वो उन्होंने इसी मेथड से किया है। किस मेथड से किया है? AX इज इक्वल टू ATB के मेथड से किया है। सही है। और तीसरी बात ये है कि उसको करते करते अभी आप देख लेंगे एक टाइपो भी वो कर गए इसके अंदर। मैं कहता हूँ ना, बास टाइपोज ऐसे होते हैं कि जो, वैसे टाइपो तो टाइपो है ना, कभी भी आ सकता है, लेकिन अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए उससे पूरी थ्योरी शेक कर जाती है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इन्होंने सवाल किया उसमें टाइपो क्या है। ओके, हियर वी गो। अच्छा, पहली बात तो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। आपको याद है ना, कंसिस्टेंट कब नहीं होता? जब ये जो है ना, कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो अगर आप लिखने की कोशिश करें तो आप मेरा साथ देंगे ना। देखें, ये जो 1 है ये 2 से ही आ सकता है ना। इसका मतलब है आप पहले वेक्टर्स को हाफ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम ये 1 आ जाए। फिर आपने 2 देखा, ये 1 है, तो इसका मतलब है आप कोशिश ये करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वेक्टर को, 0 1 2। ठीक है, तो अब देखें ये तो 1 तो आ गया ना, ये हाफ टाइम्स 2 प्लस 0 ये 1 आ गया, और ये 0 टाइम्स 2 ये भी आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा ना, जबकि यहाँ पर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन चूंकि इनके जहन में था ना कि यार ये अगर कुछ भी अगर डिफरेंट होता तो ये कंसिस्टेंट हो जाता। तो अगर आप गौर करें, अगर मैं इस 3 को मैं ख्याल चलें छोड़ दें, मतलब आप समझ गए ना कि ये सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है? अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है ना। तो जो मेथड है वो वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब डिस्कस किया, बगैर बी हेड निकाले। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो ये है, मतलब हम इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, AX इज इक्वल टू ATB के जरिए से। तो जाहिर है आप पहले AT लिखोगे, सॉरी मतलब A लिखोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लिखोगे, तो ये हमारा A है ना। तो इसका ट्रांसपोज तो सही लिखा है, लेकिन आप गौर करें इसने A को लिखने में गलती कर दी है। क्या है? क्या था शुरू में? 2 0 2 0 1 2, यहाँ पर क्या लिख गए हैं? ये 1। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, राइट। सारी कैलकुलेशन इसमें रॉन्ग है। तो अब मैं इसको सही करके आपको पेश करता हूँ। ठीक है, राइट, चलें इसको सही करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी, ओके। अब जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि ये 8 4 तो सही रहेंगे, ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए कि ये आपका 4 हो जाएगा, 2 के बजाय 4 हो जाएगा, और ये जो 3 वाला है ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक आ गई। अच्छा, अब दूसरा ये होगा कि जब आप ATB निकालेंगे उसमें मिस्टेक नहीं है, इसलिए कि AT इन्होंने सही लिखा है, वो सिर्फ A के लिखने में रॉन्ग हो गए थे, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है ना, AX ATB, वो ये बन गया। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे सर कभी आप X हैड लिखते हो कभी नहीं लिखते हो। तो देखिए मसला पता क्या है, अगर ना भी लिखे ना तो आप समझ लेंगे इसके ऊपर हैड लगा हुआ है, इसलिए कि हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हैड लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाती है ना, लेकिन हमारे जहन में है कि भाई ये जो x1 x2 लिखा है ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम समझ लेंगे कि x1 के ऊपर हैड है, x2 के ऊपर भी क्या है? हैड है। ठीक है, ऑलराइट। अब ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। ये इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ठीक, और ये इसका रिड्यूस एकोलोन फॉर्म आ गया, ये उसका आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो डन, आंसर हमारे पास आ गया 1/2 and 2। अच्छा, अब आप इसमें एक बात सुनिए और से, अभी जो हमने पिछले पेज पे क्वेश्चन किया था उसमें आंसर क्या था? नॉन यूनिक था। क्या आंसर था? नॉन यूनिक।
जबकि यहाँ पे आंसर क्या आया, यूनिक आया। तो एक रिजल्ट आपको बता देता हूँ, शायद वो आगे भी आए। ठीक है, जब ये नॉन यूनिक आया था ना, तो आपको याद है ना इसकी जो मैट्रिक्स थी, इफ यू रिमेम्बर, इसकी मैट्रिक्स ये थी 1 2 2 4। आपको नजर आ रही है दोनों कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड कॉलम पहले का ट्वाइस है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो हमेशा नॉन यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर, सॉरी दोबारा कहूं, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है ना एक एक कॉलम्स, तो नॉन यूनिक आएगा। और अगर एक एक कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यूनिक आएगा। क्या आएगा, यूनिक आएगा, जो इस केस में आ गया। और उसका पूरी एक और भी मतलब होता है कि जब ये कॉलम इंडिपेंडेंट है ना, तो ये जो सिस्टम है, हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर आप इसको एक और कॉलम इंडिपेंडेंट है, जो कि इस केस में है, तो ATA क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, तो हम इसके इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप आंसर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ATA आपको याद है, ये रही आपकी ATA 8 4 एंड 4 5। ठीक है, तो आपको तो पता है ना, ये टाइप तो चल रहा है ना, तो ये 8 4 तो सही है, ये 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है 4 है, और 3 की जगह क्या है 5 है। ओके, तो जब आप अगर इनवर्स निकालेंगे तो वो भी बिल्कुल आउट हो जाएगा। इनवर्स आपका ये निकलेगा 1/24 टाइम्स 5 -4 -4 8। अच्छा सॉरी, ये हम असल में इसका इनवर्स निकाल रहे हैं ना, 8 4 4 5 का, तो ये हो जाएगा 1/24 5 -4 -4 एंड 8। ठीक है, अब ये जो इनवर्स है ना, ये वाला इनवर्स, और ये ATB जो है वो ये निकला हुआ। तो अब आप इन दोनों के क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अच्छा एक मिनट यार, मेरा ख्याल है मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दी है। कोई साहब बताएंगे मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ की है। गड़बड़ ये कर दी है कि मैं यहां से लेकर चल रहा हूं, हालांकि मैंने कहा ना कि इसने मिस्टेक की हुई है। तो ये 2 3 नहीं है, ये क्या है 4 5 है। तो अब पूरा खेल ही बदल जाएगा, राइट। मैं ख्याल में इसको दोबारा से करता हूँ, राइट। मतलब उसकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन आगे जाके करेक्टेड वर्जन नहीं लिया, उसी का वर्जन ले लिया। ओके सॉरी, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या मिस्टेक की है भाई इन्होंने, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, ये 5 है, ये सही है। उसके बाद हमने अब हमने जो है ना ये वाला काम करना है ना, 8 4 4 5 इज इक्वल, इसको सॉल्व करना है। तो भाई ये वाली चीज नहीं आएगी। अब हम इसको जो है ना, इसको जो है वो इसका आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, 8 4 8 4 5 8। ठीक है जी। तो पहले ऑपरेशन में तो ऊपर वाले को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे वाले को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1 एंड 5/4 आ जाएगा। फिर हम ये नीचे वाला 1 जो है इसको हम 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 हाफ 3/4 1 1। फिर हम 2 ऑपरेशन और करेंगे, तो मैं अब जरा फास्ट कर लेता हूँ, तो ये अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा 1 0 0 1 1/3 4/3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, क्या आएगा, दिस इज द आंसर। तो एक्स हेड जो है ना वो इसके बराबर आएगा 1/3 एंड 4/3। ठीक है जी, ये हमारा एक्स हेड आ गया। तो अब हमने कहा कि आंसर आ गया ना,
अगर ए के वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये वाली चीज जो है ना ये इन्वर्टेबल होगी, हम इसके इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब जो इन्वर्स जो है ना वो 8 4 2 3 का नहीं निकलेगा, 8 4 and 4 5 का निकलेगा। ठीक है जी, तो इसका जो इन्वर्स है वो ये नहीं आएगा, वो मैं लिख रहा था लास्ट टाइम, वो ये आएगा 1/24, और जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी 5 -4 -4 and 8। ठीक है, तो अब ये इन्वर्स है, ATB है। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा। कौन सा आएगा? 1/3 and 4/3। ठीक है जी, तो ये जो है ना इसने टाइपो कर दिया था तो हमें परेशानी हो गई थी। सही है। अच्छा, मेरे ख्याल टाइम भी ऊपर चला गया, तो जो अगली थ्योरम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।